हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए सेकंड चैप्टर पतंग काव्य हिंदी भाग आरो के हिंदी अनुवाद लेकर आया हूँ। चलो मैं आपको हिंदी अनुवाद बताता हूँ। अच्छी तरीके से आपके समझ में आएंगे। पूरा वीडियो को देखना, अच्छे से समझ में आएगा। कवि कहते हैं, कवि आलोक दौंद कहते हैं, ये देखिए सबसे सेकंड चैप्टर के हिंदी काव्य का हिंदी साहर। सबसे तेज बौछारे गए पदों गाया, सवेरे हुआ अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोरों से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बताते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। इनका मैं आपको बताता हूँ। बोर्ड परीक्षा में आपको कैसे इसका हिंदी सार कैसे लिखना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर, बोर्ड एग्जामर को कैसे आपकी राइटिंग चाहे जैसी भी हो, आप फिर भी इसको कैसे अपनी तरफ डाइवर्ट कर सकते हो, आपको अधिक से अधिक नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों, भावार्थ, शब्दार्थ, भावपदों का इस पहले तो ये लिखना, फिर भावपदों में मास, अंधेरा, शरद ऋतु का उजाला, झुंड, समूह, दुस्तदारों से, संकेतों से, मुलायम, कोमल, रंगीन, रंग बिरंगे, बांस, एक प्रकार की लकड़ी, नाजुक, कोमल, किलकारी, खुशी से चिल्लाना। ऐसे आपको लिखना है कि भाई इस कविता के पद में क्या दे रखा है, उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना। फिर प्रसंग लिखना। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश में हमारी पाठ्य पुस्तक आरो भाग से संकलित कविता पतंग से उद्भूत हैं। इस कविता के रचयिता आलोक दौंदा है। प्रस्तुत कविता में कवि ने मौसम के साथ प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों व बालम की सुलभ चेष्टाओं का सजीव चित्रण किया। प्रसंग में ये से लिखना है। कविता हमारी पाठ्य पुस्तक के इससे लिया है, कवि द्वारा लिखा, आलोक दौंदा द्वारा लिखा गया है। इस कवि के बारे में फिर कविता में किसका थोड़ा सा उसका साहर लिखना। फिर आप व्याख्या में लिखना। फिर व्याख्या, कवि कहता है कि बरसात और मौसम में जो तेज बौछारें पड़ती थी वे समाप्त हो गई। तेज बौछारों और पदों भादों माह की विदाई के साथ साथ शरद ऋतु का आगमन हुआ। अब शरद का प्रकाश फैल गया। इस समय सवेरे उगने वाले सूरज में खरगोश की आंखों जैसी लालिमा होती है। कवि शरद माननीयकरण करते हुए कहता है कि वह अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए और जोर जोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आ रहा है। वह अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों को झुंडों को बुला रहा है। दूसरे शब्दों में कवि कहना चाहता है कि शरद ऋतु के आगमन से उत्सव उगम का माहौल बन जाता है। कवि कहता है कि शरद ने आकाश को मुलायम कर दिया है ताकि पतंग ऊपर उड़ सके। वह ऐसा माहौल बनाता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, यानी बच्चे दुनिया की सबसे पतली कागज व बांस की सबसे पतली कमानी से बनी पतंग उड़ा सके। इन पतंगों को उड़ाना। अब मैं सेकंड पद को बताता हूँ। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके
बेचैन पैरों के पास जब वे उड़ते हैं, वे शुद्ध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मर्द की तरह बजाते हुए, जब वे पतंगे भरते हुए चले आते हैं ढाल की तरह, निचले वेग सौ अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। सिर्फ उनके ही रोमांचक शरीर का संगीत, पतंगों की धड़कती ऊंचाई उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। बच्चों देखो, ये कविता कवि कहना चाहते हैं कि भाई बच्चे जब पतंग उड़ाने उत्सव के साथ भादव पद में जब वो पतंगे उड़ाते हैं तो उनके मन में एक अलग सी रोमांचिक पैदा होती है, जिनके जरिए छतों से गिरते गिरते उनको वह रोमांचिक बचाती हैं। मैंने आपको बता दिया कि भाई इस तरह लिखना है। शब्दार्थ कफा, ये मतलब ऐसे ही इसको छोड़ देना, शब्दार्थ कपास ये तो ऐसे ही दे रखा है, लेकिन जो एक्स्ट्रा करना चाहे वो कर सकता है। फिर ये प्रसंग आप लिखना सीख गए हो कि ये प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के आरोह भाग 2 से संकलित कविता पतंग से उद्भूत है, मतलब लिया गया है। उद्भूत का अर्थ है लिया गया है। इस कविता के रचयिता आलोक दुआ हैं। प्रस्तुत कविता में कवि प्रकृति में आने वाले परिवर्तन व बाल मन की सुलभ चेष्टाओं को सचित्रण, मतलब बालकों के मनों के चित्रण को करता है। कवि कहता है कि बच्चे का शरीर कोमल होता है। कवि कह रहा है बच्चों का शरीर कोमल होता है, वे ऐसे लगते हैं मानो वे कपास की नरमी, लोच आदि लेकर ही पैदा हों। उनकी कोमल में स्पर्श करने के लिए धरती भी लालियत रहती है। वह उनकी बेचैन पैरों के पास आती हैं जब वे मस्त होकर दौड़ते हैं। दौड़ते समय उन्हें मकान की छतें भी कठोर नहीं लगती। क्या नहीं लगती? मकान की छतें भी कठोर नहीं लगती। उनके पैरों से छतें भी नरम हो जाती हैं। उनकी पदचापों से सारी दिशाओं में मृदंग जैसा मीठा स्वर उत्पन्न होता है। वे पतंग उड़ाते हुए इधर से उधर झूले पैंग की तरह आगे पीछे आते जाते हैं। उनके इशारे में शरीर में डाली की तरह लचीलापन होता है। पतंग उड़ाते समय छतों के खतरनाक किनारे तक आ जाते हैं। यहाँ उन्हें कोई बचाने नहीं आता, अपितु उनके शरीर का रोमांचक ही उन्हें बचाता है। वे खेल में रोमांचक के सहारे खतरनाक जगहों पर भी पहुंच जाते हैं। इस समय उनका सारा ध्यान पतंगों की डोरों के सारे उनकी उड़ान व ऊंचाई पर ही केंद्रित रहता है। ऐसा लगता है मानो पतंगों की ऊंचाई ने उन्हें केवल डोर के सहारे थाम लिया। कवि कहता है कि उनको ऐसी खतरनाक जगह पर पहुंच जाते हैं बच्चे, खेल ही खेल में उनको पता नहीं होता जो वो खतरनाक जगह पर पहुंच जाता है। उनका एक रोमांचिक दृश्य ही बचाता है और वे बच्चे उनके सहारे ही बच जाते हैं ऐसी खतरनाक जगह से। बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, ये विशेष लिखना जरूरी होता है आपको बोर्ड परीक्षा में, ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। ये लिखोगे बच्चों, आपको ये अलग ही इफेक्ट पड़ेगा। इसमें कुछ नहीं लिखना, विशेष में लिखना है। कवि ने बच्चों को चेष्टाओं, मनोहारी वर्णन किया है। माननीय करण, अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं। इसमें एक तो लिख देना, इस काव्यांश की सरल एवं सुंदर भाषा है। इसमें बच्चों के चेष्टा मनोवर्णन किया है, मिश्रित शब्दावली से लिया गया। बस इसमें और एक पतंग की कल्पनाओं के रूप में चित्रित किया है। ऐसे 2-3 लिख दोगे उसमें हो जाएगा काम।